हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन फिक्शन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2006 में पब्लिश किया गया है। I'm Yashita Mehra and you are watching BookBars. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है I Feel Bad About My Neck and Other Thoughts on Being a Woman. I Feel Bad About My Neck and Other Thoughts on Being a Woman 2006 में नोरा एफ्रॉन द्वारा लिखित पुस्तक है। पुस्तक एफ्रॉन द्वारा हास्य निबंध एकत्र करती है। पुस्तक को नोव प्रकाशक ने 2006 में प्रकाशित किया था और इस पुस्तक में 137 पेज है। 10 सितंबर 2006 को द न्यूयॉर्क टाइम्स नॉन फिक्शन बेस्ट सेलर सूची में इसे 1 पर सूचीबद्ध किया गया था। आई फील बैड अबाउट माई नेक ज्ञान सलाह और अंतर्दृष्टि की एक किताब है जो पूरी तरह से साहसी, दुष्ट रूप से, मजाकिया और अप्रत्याशित रूप से अपने सच कहने में आगे बढ़ रही है। आई फील बैड अबाउट माई नेक में एफ्रॉन लिखती है कि वह अपने दोस्तों के दिखावे के बारे में सच्ची टिप्पणी करने से बचती है, भले ही वे उसे सीधे पूछे ये एक बुद्धिमान निर्णय क्यों है। वह कहती है गर्दन एक मृत उपहार है। जब महिला एक दूसरे की राय लेती है कि उनकी गर्दन और अन्य विशेषताएं वास्तव में कैसी दिखती हैं, तो क्या वे सच्चाई चाहती है? क्या वे आश्वस्त होना चाहती है? सभी लड़कियों और महिलाओं को मेरी तरफ से ये बुक बेस्ट रिकमेंडेशन है। नंबर 2 पर है द गॉड डेल्यूजन। द गॉड डेल्यूजन ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी एथोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस की बेमिसाल किताब है। वे न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एक प्रोफेसर रहे हैं। ये 2006 की पुस्तक है जिसे बैंटम बुक्स प्रकाशक द्वारा 2 अक्टूबर 2006 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 464 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। द गॉड डेल्यूजन में डॉकिंस का तर्क है कि एक अलौकिक निर्माता ईश्वर लगभग निश्चित रूप से मौजूद नहीं है और एक व्यक्तिगत ईश्वर में ये विश्वास एक भ्रम के रूप में योग्य है, जिसे वह मजबूत विरोधाभासी सबूतों के सामने लगातार झूठे विश्वास के रूप में परिभाषित करता है। वह लीला में रॉबर्ट पियर्सिंग के बयान से सहानुभूति रखते हैं कि जब एक व्यक्ति भ्रम से पीड़ित होता है तो उसे पागलपन कहा जाता है। जब कई लोग भ्रम से पीड़ित होते हैं तो इसे धर्म कहा जाता है। कई उदाहरणों के साथ वे बताते हैं कि धर्म को नैतिक होने की आवश्यकता नहीं है और धर्म और नैतिकता की जड़ों को गैर धार्मिक शब्दों में समझाया जा सकता है। नंबर 3 पर है द ओमनिवोर्स डिलेमा। द ओमनिवोर्स डिलेमा अमेरिकी लेखक माइकल पोलन द्वारा लिखी गई एक नॉन फिक्शन पुस्तक है जिसे पेंगुइन प्रेस द्वारा 2006 में प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक में 450 पेज है। इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने द ओमनिवोर की दुविधा को 2006 की 10 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक नाम दिया। इसके अतिरिक्त पोलन को काम के लिए जेम्स बियर्ड अवार्ड मिला। पुस्तक में पोलन विभिन्न खाद्य विकल्पों के पर्यावरण और पशु कल्याण प्रभावों की जांच करता है। उनका सुझाव है कि आधुनिक खाद्य संरक्षण और परिवहन प्रौद्योगिकियों से पहले इन विकल्पों द्वारा उठाई गई दुविधाओं को मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रभावों के माध्यम से हल किया गया था। प्रौद्योगिकी ने ऐसे खाद्य पदार्थ बनाए हैं जो पहले मौसमी या क्षेत्रीय वर्षा दौर और सभी क्षेत्रों में उपलब्ध थे। कभी संस्कृति द्वारा संचालित भोजन और समाज के बीच का संबंध अब खुद को भ्रमित पाता है। नंबर 4 पर है फन होम ए फैमिली ट्रेजिकॉमिक। फन होम ए फैमिली ट्रेजिकॉमिक अमेरिकी कार्टूनिस्ट एलिसन बेचडेल का 2006 का ग्राफिक संस्मरण है जो कॉमिक स्ट्रिप डाइक्स टू वॉच आउट फॉर के लेखक हैं। इस उपन्यास को 8 जून 2006 हॉटन मिफ्लिन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 240 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। फन होम की कथा गैर रैखिक और पुनरावर्ती है। घटनाओं को नई जानकारी या विषयों के आलोक में बताया जाता है। बेचडेल फन होम की संरचना को एक भूल भुलैया के रूप में वर्णित करता है जो कि एक ही सामग्री पर जा रहा है लेकिन बाहर से शुरू हो रहा है और कहानी के केंद्र में बढ़ रहा है। एकेडमिक पत्रिका PMLA में संस्मरण और सच्चाई पर एक निबंध में नैन्सी के मिलर बताते हैं कि जैसे ही बेचडेल दृश्य और विषयों पर फिर से विचार करते हैं वह उन यादों को फिर से बनाती है जिसमें लगाव की शक्ति ही संस्मरण की संरचना उत्पन्न करती है। नंबर 5 पर है द रोड।
द रोड अमेरिकी लेखक कॉर्मेक मैकार्थी का सर्वनाश के बाद का उपन्यास है, जिसे अल्फ्रेड ए नोबफ प्रकाशक द्वारा 26 सितंबर 2006 प्रकाशित किया गया था। इसमें 287 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पुस्तक में एक पिता और उसके छोटे बेटे की कई महीनों की कठिन यात्रा का विवरण दिया गया है, जो एक प्रलय से नष्ट हो गया है। एक पिता और उसका छोटा बेटा एक विलुप्त होने की घटना के कुछ साल बाद एपोकैलिप्टिक श्राक से ढके संयुक्त राज्य भर में पैदल यात्रा करते हैं। आपदा के समय उसके साथ गर्भवती लड़के की मां ने कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली थी। नंबर 6 पर है हाफ ऑफ ए येलो सन। हाफ ऑफ ए येलो सन नाइजीरियाई लेखक चिमामांडा नोगोजी अदिची का एक उपन्यास है, जिसे फोर्थ एस्टेट प्रकाशक द्वारा 2006 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 448 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। हाफ ऑफ ए येलो सन को 2007 का फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार एक महिला द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ मूल पूर्ण लंबाई वाले उपन्यास के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। उपन्यास नाइजीरियाई गृह युद्ध 1966 से 1970 से पहले और उसके दौरान नाइजीरिया में सेट होता है। युद्ध के प्रभाव को एक प्रभावशाली व्यवसाय की जुड़वा बेटियों, एक प्रोफेसर, एक ब्रिटिश प्रवासी और एक नाइजीरियाई हाउस बॉय सहित 5 लोगों के जीवन के रिश्तों के माध्यम से दिखाया गया है। बियाफ्रा की अलगाव की घोषणा के बाद मुख्य पात्रों का जीवन काफी बदल जाता है और गृह युद्ध की क्रूरता और उनके निजी जीवन में निर्णयों से टूट जाता है। नंबर 7 पर है विंटर्स बोर्न। वैसे तो विंटर्स बोर्न 2010 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म भी है, जिसका निर्देशन डेब्रा ग्रानिक ने किया है। इसे डेनियल वुड्रेल द्वारा इसी नाम के 2006 के उपन्यास से ग्रानिक और एनी रोसेलिनी द्वारा अनुकूलित किया गया था। इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मिसौरी के ग्रामीण ओजार्क्स में 17 वर्षीय री डॉली अपनी मानसिक रूप से बीमार मां कोनी, 12 वर्षीय भाई सनी और 6 वर्षीय बहन एशली की देखभाल करती है। वह सुनिश्चित करती है कि उसके भाई बहन क्या खाते हैं और वो उन्हें शिकार और खाना पकाने जैसे जीवित रहने के कौशल सिखाते हैं। परिवार बेसहारा है। री के पिता जेसप लंबे समय से घर नहीं गए, उसका ठिकाना अज्ञात है। मेथ एक आरोप में गिरफ्तारी के बाद वह जमानत पर बाहर है। नंबर 8 पर है विजार्ड ऑफ द क्रो। विजार्ड ऑफ द क्रो एक 2006 का उपन्यास है, जो नुगोगो व थियोंगो द्वारा लिखा गया है और लेखक द्वारा मूल किकुयू भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। इस उपन्यास को हरविल सेकर प्रकाशक द्वारा 2006 में प्रकाशित किया गया था। नकुकी व थियोंगो के 2006 के उपन्यास विजार्ड ऑफ द क्रो बारोक पूरी तरह से बेतुका और एक रोमांचक साहसिक काम कहते हैं। लंबाई में ये महाकाव्य है, हालांकि दायरे में नहीं है। कथा मौखिक कहानी कहने की परंपराओं पर एक काल्पनिक उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीकी देश के शासक के धूर्त कारनामों का वर्णन करने के लिए आकर्षित करती है। कामती और नियावीरा की जादुई प्रेम कहानी आधुनिक समय के राजनीतिक भ्रष्टाचार पर आधारित इस धोखे में बंधी हुई है, जो अनजाने में चल रहे सत्तावादी उत्पीड़न के बीच आशा के दैवज्ञ बन जाते हैं। नंबर 9 पर है फॉर वन मोर डे। फॉर वन मोर डे मिच एल्बम का दार्शनिक उपन्यास है, जिसे लिटिल ब्राउन प्रकाशक द्वारा 26 दिसंबर 2006 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 208 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पुस्तक को आलोचकों से ध्रुवीकृत समीक्षा मिली। कुछ लोगों ने पुस्तक की भारी प्रशंसा की, ये टिप्पणी करते हुए कि ये बेहद प्रभावी और असाधारण थी। पुस्तक चार्ल्स चिक बेरेटो की कहानी बताती है, जो एक पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी है जो अपने करियर, वित्त, परिवार और शराब के दुरुपयोग के साथ असंख्य समस्याओं का सामना करता है। इससे वह आत्मघाती हो जाता है। चार्ल्स नशे में धुत हो जाता है और फैसला करता है कि वह अपने पुराने गृह नगर में अपना जीवन समाप्त करने जा रहा है। लेकिन जब वह बाहर निकलने से चूक जाता है तो वह राजमार्ग के गलत साइड से नीचे चला जाता है, जिससे दुर्घटना होती है। बेरेटो अपने पुराने घर की ओर भाग जाता है। नंबर 10 पर है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस भारतीय लेखक किरण देसाई का दूसरा उपन्यास है। ये पहली बार 31 अगस्त 2006 में अटलांटिक प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में 336 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसने उस वर्ष के लिए मेन बुकर पुरस्कार 2007 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड और 2006
वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते। कहानी बीजू और साई के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। बीजू एक भारतीय है जो अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। एक रसोइया का बेटा है जो साई के दादा के लिए काम करता है। साई अपने नाना जेमुभाई पटेल के साथ पहाड़ी कलिम्पोंग में रहने वाली एक अनाथ है। कहानी में रसोइया और मठ नाम का एक कुत्ता भी है। उनकी माँ एक गुजराती थी और उनके पिता खुद एक पारसी अनाथ थे। लेखक देसाई इन दो दृष्टिकोणों के बीच कथन को वैकल्पिक करते हैं। उपन्यास की कार्रवाई 1986 में होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।